हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग हिमांक में अवनमन और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। चलिए सबसे पहले देखेंगे क्या, हिमांक में अवनमन। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन को जानने से पहले आपको सबसे पहले हिमांक के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, हिमांक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिमांक होता क्या है सबसे पहले उसको जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मेरे पास एक पात्र है, मेरे पास क्या है, पात्र है। ठीक है, इस पात्र में देखो कुछ कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम इस पात्र, देखो इसको मैंने ढक दिया, पात्र में ले लिया मैंने क्या, पानी ले लिया, पात्र में पानी लिया, पानी को ढक दिया, नीचे से इसे गर्म करूंगा। क्या करूंगा, गर्म, तो यहां से क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। ठीक है, तो वाष्प निकलेगा तो यहां पर भर जाएगा। समझ में आ गया। और वाष्प जब भर जाएगा तो इधर की ओर क्या देगा, प्रेशर देगा। इसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, वाष्प दाब। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या मिला दूं, शक्कर मिला दूं। क्या मिला दूं, ये पानी था, इसमें मिला दिया मैंने क्या, शक्कर। क्या मिला दिया, शक्कर, अर्थात विलेय बोलते हैं इसी को। क्या बोला जाता है, विलेय। और इस पानी को बोला जाता है विलायक। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, विलायक। इसी विलायक को क्या बोला जाता है, पानी। समझ में आ गया। ठीक है, इस पानी में मैंने क्या मिला दिया, शक्कर। इसी शक्कर को क्या बोला जाता है, बोलेंगे तो विलेय बोला जाता है। ठीक है, लेकिन विलेय मिलाने से क्या होगा, अभी इसको वाष्पित होने से रोकता है, अतः यहाँ पर क्या बनेगा, कम वाष्प बनेगा। पॉइंट आपको समझ में आ गया। भाई शक्कर मिलाओगे, जैसे चाय बनाना होता है तो चाय लेट से बनेगा लेकिन पानी जल्दी उबल जाएगा। मतलब चाय लेट से उबलेगा लेकिन पानी जल्दी उबल जाएगा। और चाय लेट से उबलेगा मतलब वहां पर भाप भी क्या बनेगा, कम बनेगा। क्यों, क्योंकि शक्कर जो है पानी को वाष्पित होने से रोकेगा। समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भाप भी क्या होता है, कम बनता है। ठीक है, और भाप कम बनेगा मतलब वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। ज्यादा वाष्प था तो वाष्प दाब ज्यादा था, यहाँ पर वाष्प कम है तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अर्थात वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी। मैं बताना केवल ये चाहता हूं कि शक्कर की उपस्थिति के कारण वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है। समझ में आ गया। जब भी शक्कर या शक्कर के स्थान पर कुछ दूसरा पदार्थ पानी में घुला हुआ रहेगा तो हमेशा वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। अर्थात अवाष्पशील विलेय, अर्थात शक्कर, इसी को अवाष्पशील विलेय बोला जाता है। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय के विलायक में उपस्थित या फिर विलयन में उपस्थित होने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। समझ में आ गया। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखिए, अब हमको देखना क्या है, हिमांक। क्या देखना है, हिमांक। तो हिमांक होता क्या है। अब क्या करेंगे, पानी पकड़ेंगे और पानी को करेंगे ठंडा। क्या करेंगे, ठंडा। तो ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो कुछ देर बाद वो पानी जमना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, जमना शुरू कर देगा। और वो इसलिए जमता है क्योंकि उस समय जो पानी का वाष्प दाब होता है वो सॉलिड के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। सॉलिड मतलब ठोस। और बर्फ कैसा होता है फ्रेंड्स, ठोस होता है। बर्फ कैसा होता है, ठोस। जब पानी को जमाओगे तो बर्फ बन जाएगा, तो लास्ट में अंतिम में क्या बनता है, ठोस बनता है। तो ठोस कभी क्या होता है, वाष्प दाब होता है। क्या होता है, वाष्प दाब। जिस प्रकार से क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब होता है उसी प्रकार से क्या होता है, ठोस का वाष्प दाब होता है। ठोस कौन है, बर्फ है। ठीक है, और पानी ही क्या बनता है, बर्फ। मतलब इसका वाष्प दाब उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तभी क्या बनता है, ठोस बनता है, अर्थात बर्फ बन जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर बर्फ बना उसी को बोलते हैं क्या, हिमांक। तो वह ताप, जिस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है भाई क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिमांक। इतना समझ में आ गया आपको, क्या बोला मैंने। ठीक है, तो आपको समझ में, मैंने पॉइंट क्या बोला था, जब पानी, तो जब किसी विलायक को, अर्थात जब किसी पानी को ठंडा किया जाता है तो कुछ देर बाद वह जमना प्रारंभ कर देता है। और वो इसलिए जमता है क्योंकि उसका वाष्प दाब जो होता है ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, हिमांक बोला जाता है। अतः वह ताप, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये आपको लिखना है। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब, उस द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मैंने अभी जो बोला उसी को लिखा है, द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, हिमांक।
आपको शॉर्ट में समझाऊं तो जिस टेम्परेचर में पानी जमना शुरू करता है वही उसका क्या होता है, हिमांक होता है। शॉर्ट में समझ में क्या बोला, जिस ताप पर पानी बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है वही उसका क्या होता है, हिमांक। ये शॉर्ट में आपके समझने के लिए था, समझ में आ गया। परिभाषित करेंगे तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, हिमांक हो गया, क्या हो गया, हिमांक। अब क्या देखेंगे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो अवनमन मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। मतलब हिमांक में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब मान लेते हैं पानी, पानी को जब जमाना शुरू करते हैं तो 0 डिग्री में जमता है कि नहीं जमता। ये पानी था, पानी को मैं जमाऊंगा तो कौन से डिग्री में जम जाएगा, 0 डिग्री में, ठीक है। अब मैं क्या बोला, हिमांक में कमी होगा, मतलब हिमांक में अवनमन होगा। अब 0 डिग्री में नहीं जमेगा, कम से कम -20 डिग्री में जमेगा, मान लेते हैं, समझ में आया। तो कमी हुआ कि नहीं हुआ, 0 डिग्री है वो -20 डिग्री है, मतलब -20 का क्या हो गया, कम हो गया। तब जाके पानी क्या करेगा, जमेगा। मतलब हिमांक में क्या हो गया, कमी हो गया। तो हिमांक में कमी कब होगा, जब शक्कर मिलाएंगे। समझ में क्या बोला, हिमांक में कमी कब होगा, जब शक्कर मिलाएंगे, अर्थात विलय मिलाएंगे। और इसी को बोला जाता है क्या, अवाष्पशील विलय। अर्थात अवाष्पशील विलय को पानी में डाल दूंगा तो उसके हिमांक में कमी हो जाएगा। और वाष्प पदार्थ में कमी तो होता अच्छा है, शक्कर मिलाने से वाष्प पदार्थ में हमेशा कमी होगा, याद रखना है, ठीक है। तो शक्कर मिलाने से वाष्प पदार्थ तो कमी होता है, लेकिन वाष्प पदार्थ में कमी होने के साथ साथ हिमांक में भी क्या जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात अभी जल्दी नहीं जमेगा, इसको कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तब जाके क्या होगा, वो जमना शुरू होगा। अर्थात हिमांक कम हो गया ना भाई, तो इसी को बोला जाता है क्या, हिमांक में अवनमन। समझ में आ गया। जैसे कि अच्छे से समझना, यदि आपके यहाँ एक फ्रिज है, उस फ्रिज में आप नॉर्मल पानी को रखेंगे, तो पानी को रखेंगे तो 0 डिग्री में जम जाएगा। कितने डिग्री में जम जाएगा, 0 डिग्री में। अब पानी को ना रखकर पानी में मिलाया शक्कर, ठीक है, और कुछ कुछ मिला दिया, अब उसके बाद उसको फ्रिज में रखिए, वो 0 डिग्री में नहीं जमेगा, उसको जमने में लेट लगेगा। अर्थात उसका हिमांक -20 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट आपको समझ में, -10 -20 -30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 में नहीं जमेगा, उसको फिर से माइनस देना पड़ेगा। अर्थात उसको अधिक समय तक रखना पड़ेगा, तब जाके वो जमेगा। इसका मतलब यह है कि हिमांक में क्या आ गई, कमी आ गई। पहले 0 डिग्री में जम जाता था, अब 0 डिग्री में नहीं जमेगा। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमने शक्कर मिलाया, और शक्कर को ही क्या बोला जाता है, अवाष्पशील विलय। समझ में आ गया। तो अवाष्पशील विलय अर्थात शक्कर की उपस्थिति के कारण वाष्प पदार्थ में कमी तो हो ही जाती है, लेकिन कमी होने के साथ साथ हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये परिभाषा ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैं। अवाष्पशील विलय की उपस्थिति के कारण वाष्प पदार्थ में कमी से विलयन की हिमांक में कमी आ जाना हिमांक में अवनमन कहलाता है। मैंने जो यहाँ पर बोला उससे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखते हैं विलायन। देखो ये नॉर्मल पानी था और ये विलयन है, क्योंकि इसमें शक्कर मिला हुआ, ध्यान देंगे, ठीक है। ये पानी था और ये मेरे पास क्या है, विलयन। तो पानी मतलब विलायक और ये क्या हो जाएगा, विलयन। समझ में आ गया क्या, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, विलयन। इसमें शक्कर घुला हुआ है, मतलब ये जमेगा -20 डिग्री में, और ये पानी अकेला है तो ये जमेगा 0 डिग्री में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये अकेला पानी था तो 0 डिग्री में जम जाएगा, और ये पानी के साथ साथ शक्कर है अर्थात विलयन है, तो विलयन कितने में जमेगा, -20 डिग्री में। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है भाई, कौन है ज्यादा, कौन है यहाँ पर, 0 डिग्री ज्यादा है और 20 डिग्री क्या है, कम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ भाई, -20 है ना, तो -20 मतलब ये कम हो गया और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन कैसे निकालते हैं, कितने की कमी हुआ, 20 की कमी हुआ कि नहीं, कितने की कमी हुआ भाई, 20 की कमी हो गई ना, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कैसे करते हैं, अधिक में कम को घटाते हैं ना, ठीक है। अधिक में कम को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अधिक कौन है, विलायक, विलायक का हिमांक, और एक हो जाएगा विलयन का हिमांक। तो देखिए हिमांक में अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, हिमांक में अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक होगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अधिक में कम को घटाते हैं, और अधिक किसका बोलेंगे तो विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक क्या है, कम है, -20 डिग्री है, तो अधिक में कम को घटाते हैं। उस प्रकार से अंतराल निकल जाता है, कितने की कमी हुआ तो 20 की कमी हुआ, तो अधिक माइनस क्या करेंगे, कम। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हिमांक में अवनमन को, हिमांक में अवनमन को डेल टी एफ से शो करते हैं। किसे शो करेंगे फ्रेंड्स,
डेल टी एफ से, तो हिमांक में अवनमन को डेल टी एफ से शो करते हैं। समझ में आ गया? तो सबका अपना अपना हिमांक है ना भाई, ये पानी का हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है। तो पानी कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है मतलब शक्कर नहीं मिला है, मतलब पानी अकेला है, मतलब पानी कैसा है? शुद्ध है। तो पानी का हिमांक क्या हो जाएगा? टी एफ हो जाएगा। समझ में क्या बोला? डेल टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन है। ये क्या है? हिमांक में अवनमन। ये टी एफ क्या है? विलायक का हिमांक है, और विलायक कैसा है? शुद्ध है। तो मैं लिख देता हूं टी एफ जीरो। समझ में आ गया? तो जीरो का मतलब शुद्ध है, एफ मतलब विलायक, मतलब ये वही। तो शुद्ध विलायक का हिमांक। समझ में आ गया? तो इसका भी तो कुछ होगा ना, तो विलयन का हिमांक बोलूंगा टी एफ। क्या बोल दूंगा? टी एफ। तो तीन चीजें ध्यान देंगे, जीरो दर्शा रहा है कि शुद्ध है वो, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का हिमांक, ये शुद्ध नहीं है मतलब शक्कर मिला हुआ है, मतलब विलयन है। तो विलयन का हिमांक, अरे क्या है? हिमांक में अवनमन। समझ में आ गया? ठीक है। तो हिमांक में अवनमन की जगह मैंने लिखा क्या? डेल टी एफ। क्या लिख दिया? डेल टी एफ। विलायक का हिमांक मैंने क्या बताया था? टी एफ जीरो है, ठीक है। और विलयन का हिमांक कितना है? तो टी एफ है, तो माइनस क्या जाएगा? टी एफ। ये लाइन सबको समझ में आया? इसका मतलब विलायक शुद्ध है, और विलायक का कितना सॉरी हिमांक ज्यादा है, और इसका हिमांक क्या है? कम है, तो अधिक माइनस क्या हो जाएगा? कम। तो एक सूत्र मिल गया क्या? डेल टी एफ बराबर टी एफ जीरो माइनस क्या हो जाएगा? टी एफ। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है भाई, ये सूत्र है और ये आपको आंकिक प्रश्न में काम आएगा, तो आपको ये सूत्र पूरे याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक हो गया। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, याद ये रखनी है कि आप यदि पानी में जितना ज्यादा शक्कर मिलाओगे, यदि आप पानी में जितना ज्यादा शक्कर मिलाओगे उतना ही अधिक समय लगेगा उसको जमने में, अर्थात हिमांक में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बहुत ही कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो पानी क्या होगा? जमेगा। पॉइंट आपको समझ में क्या बोला? अर्थात जितना ज्यादा शक्कर मिलाओगे उतना लेट लेगा उसको जमने में, अर्थात हिमांक उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? तो उसी को मैंने लिख दिया, हिमांक में अवनमन समानुपाती क्या हो जाएगा? विलेय। अर्थात शक्कर की मात्रा जितना अधिक मिलाओगे तो हिमांक में अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया? घर में आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपके यहाँ फ्रिज होगा तो एक दो ठो लेना, ठीक है। एक में हल्का सा शक्कर मिलाना और एक में अधिक शक्कर मिलाना। आप देखिएगा कि जिसमें अधिक शक्कर मिला हुआ है वो लेट से जमेगा। क्यों? क्योंकि इसके हिमांक में कमी और इसके हिमांक में वृद्धि रहेगी। समझ में आया क्या बोला? तो वही है। तो हिमांक में अवनमन मिलाया गए शक्कर की मात्रा अर्थात अवाष्पशील विलेय की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका ग्राफ। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है। एक तो मैंने क्या लिया? परम ताप। क्या ले लिया? परम ताप। अरे मेरे पास क्या है? वाष्प दाब। ठीक है, परम ताप और क्या हो जाएगा? वाष्प दाब। अब होता क्या है, जब हम हिमांक निकालते हैं तो टेम्परेचर को कम करते हैं ना, ठीक है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तभी जाके वो जमता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? ठीक है, तो शुरू में परिभाषा बताया था वाष्प दाब करके, तो ये वाष्प दाब है, मेरे पास क्या है? परम ताप है। ठीक है, अब समझेंगे। ये मेरे पास क्या है? विलायक। और ये मेरे पास क्या है? विलयन। तो विलायक को ठंडा किए तो ठंडा करते करते जब ये एक्स पर आ जाएगा, तो एक्स पर जैसे ही आएगा तो ये एक्स क्या बोलेंगे? तो ये सॉलिड है। ये कौन है? सॉलिड मतलब ठोस अवस्था है। ये जो लकीर दिख रहा है कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। ठीक है, और ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। समझ में आ रहा है? इस ठोस अवस्था का क्या है? ये वाष्प दाब, और ये ठोस अवस्था का ये क्या है? परम ताप। तो ताप इधर बढ़ रहा है, ठीक है, ताप इधर बढ़ रहा है, लेकिन हम ताप को बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं। देखिए देखो, घटेगा नजदीक आ रहा है। समझ में क्या बोला? पहले विलायक यहाँ पर था, विलायक के टेम्परेचर को कम करेंगे तो अधिक टेम्परेचर इधर है ना भाई। जैसे ये इधर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 5 होगा, मान लो यार इधर आ गया 4 3 2 1, तो इधर देखो कम नहीं हो रहा है क्या? तो इस इधर देखो विलायक जो है ना, विलायक का टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जब एक्स पर आ जाएगा, ये बिंदु एक्स पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। समझ में क्या बोला? उसी प्रकार से ये मैंने ले लिया क्या? विलयन। अब इसको मैं टेम्परेचर को कम करूंगा, और जब ये बिंदु वाई पर आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? जमेगा। अब ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि पहले कौन जमा? पहले एक्स जमा, क्योंकि पानी जल्दी इसके पास आ गया। समझ में आ गया? लेट से कौन जमेगा? विलयन। ठीक है, क्योंकि विलयन को यहां तक आने में लेट समय लग रहा है। ठीक है, तो ये लेट से जमेगा और ये क्या जाएगा? जल्दी जम जाएगा। मतलब इसका हिमांक क्या है? पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो इसका हिमांक क्या है? ज्यादा है, इसका हिमांक क्या है? कम। मतलब विलयन लेट से जमेगा, मतलब हिमांक कम है। ठीक है, और ये पानी जल्दी जल जाएगा, मतलब यहाँ कैसा है? ज्यादा है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी को मैंने लिखा। देखो, तो इसमें बड़ा कौन है? देखो टी एफ जीरो बड़ा है किससे? टी एफ से। बताया था ना,
TF0 शुद्ध विलायक का, तो शुद्ध विलायक का टेम्परेचर 0 डिग्री बताया था नहीं, और इसका क्या होता है -20 डिग्री, तो -20 बड़ा है कि 0 बड़ा है? TF0 बड़ा होगा ना, क्योंकि 0 बड़ा है और -20 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का हिमांक बड़ा है, देखिए ये देखिए मैं इसको नीचे लाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा TF0, तो शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये विलयन वाले का इस बिंदु पर आया तो क्या जाएगा TF, ये क्या जाएगा विलयन का हिमांक। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये ज्यादा और ये क्या है, कम है, समझ में आ गया। तो ये जो x बिंदु है y बिंदु, तो x बिंदु को क्या बोल दिया, विलायक का हिमांक, और y बिंदु क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक, समझ में आ गया। अब ग्राफ ये छोटा सा है, ये x एक्सिस है और ये क्या है मेरे पास y एक्सिस है, और मैं इसको ए बी नाम दे दिया और ये CD नाम दे दिया इस लकीर को। इतना आपको समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब वैज्ञानिक लोगों ने क्या बोला था, देखो फ्रेंड्स, अब वैज्ञानिक लोगों ने कुछ प्रयोग किया था, और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने बोला था कि ये जो डेल TF है वो समानुपाती होता है m के। समझ में आ गया? मैंने आपको क्वेश्चनांक में उन्नयन में भी बताया था कि डेल, वहां पर डेल टी क्या बताया था, डेल टी भी बताया था ना, ठीक है। तो वो जो होता है एम के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया डेल टी एफ, तो डेल टी एफ जो होता है एम के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने नहीं बताया है, वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके बताया है, तो आपको इसको याद रखना है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि क्या सिद्ध हुआ है कि डेल टी एफ जो होता है हिमांक में जो अवनमन होता है वो एम के क्या होता है, समानुपाती होता है, और एम कौन है बोलेंगे तो मोललता, विलयन की मोललता है। समझ में आ गया? इसको हटाएंगे तो डेल टी एफ बराबर यहां लगेगा के एफ इंटू एम। समझ में आ गया? तो के एफ क्या है, तो जहां के एफ बराबर इसको बोलते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। भाई स्थिरांक तो है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और स्थिरांक भी किसके लिए है, तो हिमांक के लिए। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ में आया? तो यदि m बराबर 1 हो तो m बराबर क्या लेते हैं, इकाई, तो क्या हो जाएगा डेल टी एफ बराबर क्या जाएगा के एफ। पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये है कि यदि विलयन की मोललता इकाई हो तो डेल टी एफ जो होता है के एफ क्या होता है, बराबर होता है। ये तो गणितीय रूप हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स से सॉरी पूरे हिंदी में कैसे लिखोगे, यदि विलयन की मोललता इकाई हो अर्थात 1 हो तब हिमांक में अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। इतना लिखना है, आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा हिमांक में अवनमन वाला टॉपिक खत्म हुआ। पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये 4 से 5 नंबर का बन सकता है, तो आपको ये पूरा क्या करना है, तैयार करना है। और मैंने बीच बीच में जो जो थ्योरी बताया, आपको सिद्धांत बताया, वो सभी को आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको हिमांक की परिभाषा, हिमांक में अवनमन, पूरा ग्राफ, और ये आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा 4 से 5 नंबर का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका पूरा क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बनाना है क्या, आंकिक प्रश्न बनाने हैं। क्या बनाना है, आंकिक प्रश्न। हाँ, लेकिन आंकिक प्रश्न के पहले सबसे पहले आपको सूत्र की व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, आंकिक प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, हिमांक में अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, ये प्रश्न है, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन अभी हमने पढ़ लिया, तो उसी के माध्यम से अवाष्पशील विलेय के, विलेय मतलब बताया था मैंने बी, अभी आपको बताया था अवाष्पशील विलेय जो शक्कर था बी, उसके आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरे पास एक बर्तन था, बर्तन में क्या था, पानी था, पानी मतलब ए, और ए कोई क्या बोला जाता है, विलायक, बताया था। इसमें मैंने शक्कर डाला था, ठीक है। और इसी शक्कर को क्या बोला जाता है, विलेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विलेय। और गणितीय रूप में इसको बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी। समझ में आ गया? तो विलेय का भार, तो भार क्या होता है डब्ल्यू, और अनुभार क्या होता है एम, बताया था मैं, ठीक है। भार क्या होता है डब्ल्यू और अनुभार क्या होता है एम। तो ध्यान देंगे, तो डब्ल्यू है तो विलायक का भार बोलूंगा तो डब्ल्यू ए, विलायक का भार। समझ में आ गया? और अनुभार है, ये अनुभार है, लेकिन विलायक का अनुभार बोलूंगा तो ए, तो विलायक का अनुभार, विलायक का भार। समझ में आ गया? इसी प्रकार से विलेय कौन है, बी, तो डब्ल्यू बी विलेय का भार, एम बी विलेय का अनुभार। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए, इसके पहले हमने क्या बताया था, हिमांक में अवनमन पढ़ा था, तो वहां से एक सूत्र निकला था, और वो सूत्र क्या था कि डेल टी एफ जो होता है के एफ इंटू एम के क्या होता है, बराबर होता है। अभी हमने सिद्ध किया था, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कौन कौन क्या क्या है, तो डेल टी एफ को क्या बोला जाता है, हिमांक में अवनमन बोला जाता है।
के एफ क्या है बोलेंगे तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, और एम क्या है बोलेंगे तो विलयन की मोललता है। ये हमने मैं पहले बता चुका हूं। अब देखते हैं मोललता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान, और ये भी किस में रहता है, ग्राम में। किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सूत्र भाई आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपने मोललता वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए उसको देखिए। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। और इजी भी है ना, कौन सा कठिन है, भार बटा अनुभार, इधर विलेय विलेय है। ठीक है, तो भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान। मन में बोलिए आप, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार गुना 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या होता है, सूत्र होता है। अब मानेंगे, क्या मानेंगे, ए को मैंने बोल दिया क्या, विलायक, विलायक को मैंने क्या बोल दिया था, ए, विलेय को क्या बोल दिया था, बी, और भार को क्या बोला, डब्ल्यू, एम को क्या बोला, अनुभार, तो उसी को लिख दिया हूं यहां पर। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो सूत्र है मोललता का, ये जो मोललता का सूत्र है इसमें रखेंगे। ठीक है, तो मोललता को शो करते हैं स्मॉल एम से। किसे शो करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, अब देखिए विलेय का भार लिखा है, तो भार मतलब क्या होता है, डब्ल्यू, लेकिन भार किसका है, विलेय का, तो विलेय मतलब क्या होता है, बी, तो विलेय का भार गुना 1000 है, तो गुना क्या हो जाएगा, 1000 बटा नीचे क्या है, विलेय का अनुभार, तो अनुभार मतलब क्या होता है, एम, किसका, विलेय का, तो विलेय का अनुभार गुना विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब भार ही होता है, द्रव्यमान मतलब क्या होता है, भार, लेकिन भार भी किसका, विलायक का, और विलायक क्या होता है, ए। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से किसका सूत्र निकल गया, एम का, और वही क्या है, विलयन की क्या है, मोललता। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो सीधा हो गया। ठीक है, अब ये जो समीकरण है यहाँ पर इस एम के मान को पकड़ के यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो एम का मान पूरा है, उसको उठा के यहाँ रखो, यहाँ लिख लेना एम का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना। ठीक है, तो क्या जाएगा, लेफ्ट साइड क्या लिखा है, डेल टी एफ बराबर क्या, राइट साइड क्या है, के एफ गुना एम का मान कितना है, पूरा उसको छापना है। क्या क्या लिखा है, डब्ल्यू बी गुना 1000 बटा एम बी गुना डब्ल्यू ए। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मेरे को एक तो नया सूत्र मिल गया, और इस सूत्र के माध्यम से हम आंकिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये तो एक सूत्र हो गया यदि, लेकिन अपने को निकालना क्या था, आणविक द्रव्यमान मतलब अनुभार। इसी को अनुभार भी बोला जाता है ना, ध्यान देंगे, क्या बोला जाता है, अनुभार। तो अनुभार किसका, विलेय का, अनुभार किसका, विलेय का, तो अनुभार को किससे शो करते हैं, एम से, और किसका है वो, बी का, तो एम बी निकालना था। एक्चुअल में क्या निकालना था, एम बी। एम बी इधर है, इसको इधर ला, इसको इधर ला, ट्रांसफर करो, एक्सचेंज करो। तो एम बी को मैंने इधर पकड़ के लिया है बराबर, उधर कौन है, के एफ गुना इधर कौन है, डब्ल्यू बी गुना क्या हो जाएगा, 1000 बटा इसको नीचे लाओ, तो डेल टी एफ गुना क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से मेरे पास दो सूत्र मिल गया, और इन दोनों सूत्र के माध्यम से हम लोग हिमांक में और अवनमन का आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो चलिए दोस्तों, इसका एक आंकिक प्रश्न भी कर लेते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक पदार्थ के 5 ग्राम को, एक पदार्थ के 5 ग्राम को, जैसे मेरे पास कोई पदार्थ है वो कितना है, 5 ग्राम, तो एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर, पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। जैसे एक बर्तन है मेरे पास, ठीक है, और इस बर्तन में क्या रुका हुआ है, पानी रखा हुआ है, बर्तन में क्या है, पानी। तो एक पदार्थ के 5 ग्राम को, तो जैसे मेरे पास कोई पदार्थ है, इसका मात्रा कितना है, 5 ग्राम, और उस 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर, मतलब ये जल कितना है बोलेंगे तो 50 ग्राम है, 50 ग्राम जल, और इसी जल को क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, विलायक। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसी में क्या घुला हुआ है, एक पदार्थ का 5 ग्राम घुला हुआ है, मतलब कोई पदार्थ इधर से डाला, मैं ऐसे ऐसे डाला, वो कितना है, 5 ग्राम है। तो यही पदार्थ क्या है, विलेय होता है, नहीं क्या होता है, विलेय। और इसी को बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए। बताया था मैं कई बार आपको। ठीक है, हाँ आगे, तो एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर, पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोल दिए। अब विलायक का हिमांक में 1.2 डिग्री का अवनमन होता है। समझ में क्या बोला, विलायक के हिमांक में क्या हो जाएगा, 1.2 डिग्री का क्या हो जाएगा, अवनमन। तो अवनमन क्या होता है, डेल टी एफ होता है, नहीं अभी पढ़े, हिमांक में अवनमन पढ़े नहीं, तो हिमांक में अवनमन कितना दे दिया है भाई, 1.2 डिग्री सेल्सियस का, 1.2 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है। तो पदार्थ का अनुभार याद कीजिए, पदार्थ मतलब क्या होता है, बी होता है, और अनुभार मतलब क्या होता है, एम होता है। तो पदार्थ का अनुभार मतलब विलेय का अनुभार, ये अपने को ज्ञात करना है। समझ में आया फ्रेंड्स। ठीक है,
तो एम बी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आगे प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही आप आगे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रश्न आपने समझ लिया। एक चीज और दिया हुआ है, जल का मोलर अवनमन दिया हुआ है और इसको किससे शो करते हैं, के एफ से शो करते हैं। के एफ की वैल्यू कितना है, 1.85 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न को समझ लिया। अब हमको समझ में आ रहा है कि हिमांक में अवनमन से संबंधित प्रश्न है और वो भी निकालना क्या है, अपने को एमबी निकालना है। इसके पहले मैंने आपको एमबी निकाल के दिखाया था। तो एमबी का सूत्र होता है, क्या होता है, के गुना डब्ल्यू बी गुना 1000 बटा डेल्टी एफ गुना डब्ल्यू ए, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या होता है, सूत्र होता है। सूत्र आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, समीकरण एक। और दिया है, क्या क्या दिया है, ए को मैंने बोल दिया क्या, विलायक, ये दिया था पहले से। विलायक को क्या बोल दिया मैंने, ए जल। बी को मैंने क्या बोल दिया, ज्ञात पदार्थ, क्योंकि पदार्थ का नाम नहीं दिया है। पदार्थ को इसमें डाला गया था जिसकी मात्रा 5 ग्राम है, बस दिया है, पदार्थ का नाम नहीं दिया है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बी क्या हो जाएगा, ज्ञात पदार्थ हो जाएगा। के एफ का मान दिया है, इधर देखिए के एफ का मान दिया है कितना है, 1.85 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ पर। समझ में आ गया। हिमांक में अवनमन हुआ था कितने का, 1.2 डिग्री सेल्सियस का। तो डेल्टी एफ भी दिया हुआ है कितना, 1.2 दिया हुआ है। समझ में आ गया। विलेय का भार दिया हुआ है, कितना दिया है, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है फ्रेंड्स, 5 ग्राम है। तो ये विलेय का भार कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से विलायक का भार भी दिया हुआ है, कितना है, 50 ग्राम। तो विलायक का भार क्या जाएगा, 50 ग्राम। इतना आपको समझ में आ गया। तो सब चीज दिया हुआ है, कुछ करना थोड़ी ना है आपको, बस रखना है, ठीक है। बस आपको क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, बाकी आप तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। और आपको प्रश्न को समझने के लिए आना चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और आपको बनाना क्या है। समझ में आ गया। तो इन सभी मानों को कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में रखो। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, एम बी। तो ये क्या जाएगा, एम बी बराबर, इधर क्या है, के एफ। के एफ का मान कितना है, कहाँ है के एफ, के एफ के एफ के एफ, इधर से के एफ कितना है, 1.85 है, गुना डब्ल्यू बी का मान कितना है, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है, 5। तो 5 गुना, और कौन है, 1000। तो यहाँ पर गुना क्या जाएगा, 1000 बटा, नीचे कौन है, डेल्टी एफ। तो डेल्टी एफ का मान कितना है, 1.2। तो इधर क्या जाएगा, 1.2 गुना, और कौन दिख रहा है, डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मान कितना है, 50 है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 50। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको 185 बटा 100 लिख सकता हूँ क्या, दशमलव को हटाते हैं तो 1 लगाते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0 लगाते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो 185 बटा क्या जाएगा, 100 गुना 5 गुना 1000, ऊपर में था, नीचे इसको 12 बटे 10 लिख सकता हूँ क्या, इसको हटाऊंगा तो 1 लिखूंगा, दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 0 लगाया, गुना क्या जाएगा, 50। इतना आपको समझ में आ गया क्या। तो 10 से कम 10, 10 पंचे 50, कटेगा नहीं, 1 0 2 0, 1 0 क्या जाएगा, 2 0 कटेगा। तो क्या बचा अंतिम में, 185 गुना 5, 185 गुना 5, गुना क्या जाएगा, 10 बचा है इधर, ठीक है। ये कट गया, नीचे कौन बचा है, 12 गुना 5। तो 12 गुना क्या जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 5 5 कैंसिल, कटेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का काम आपका है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 6 का 12, ठीक है। तो जो भी आएगा आंसर में, तो 185 गुना 5 बटा क्या जाएगा, 6 आया। तो इसको सॉल्व करना है आपको, आंसर कुछ आएगा इसमें। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको इसका इससे 185 का 5 के साथ गुना करना है, जो भी आएगा उसको 6 से क्या करेंगे, आप भाग देंगे, तो अंतिम में कुछ कुछ आंसर आएगा। तो आंसर आया है 154.16, 154 क्या जाएगा, 16। तो इस प्रकार से मेरे को विलेय का अनुभार ज्ञात हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो भूलना ही मत, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।